नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बयान दिया। लगातार बीजेपी जिस तरीके से तमाम सवाल उठा रही है राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया था लंदन में जाकर लोकतंत्र पर जो सवाल उठाए थे, उन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे। अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में रखना चाहता हूं मैं अपना बयान। संसद में आरोप लगे हैं, संसद में ही जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, संसद में रखना चाहता हूं मैं अपनी बात। संसद में आरोप लगे हैं, संसद में ही जवाब दूंगा। अडानी के मुद्दे से पीएम डरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने दिया जाएगा। अडानी और पीएम का रिश्ता क्या है? तो राहुल गांधी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? लगातार बीजेपी मांग कर रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने माफी तो नहीं मांगी, उल्टा कहते हैं कि जो आरोप संसद में लगे हैं उसका जवाब संसद में ही दूंगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, आज सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो राहुल गांधी है वो संसद भवन पहुंचेंगे। और आज संसद भवन जब पहुंचे तो पत्रकारों ने पूछा कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है आपकी बयानबाजी को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों ने, सरकार के मुझ पर करीब 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं और मैं अपनी बात जो है वो संसद के पटल पर रखना चाहता हूं। संसद में जो आरोप लगे हैं मैं संसद में जवाब दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने दिया जाएगा। एक बार फिर से वही बात उन्होंने दोहराई है जो कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दोहराई थी कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो निश्चित रूप से अडानी मुद्दे पर चाहे विपक्ष की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें विपक्ष के, एक ही बात कहना है कि अडानी मुद्दे पर जो सत्ता पक्ष है वो डरा हुआ है और जेपीसी की मांग लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है। और ये भी कहा है राहुल गांधी ने कि अडानी और प्रधानमंत्री का क्या कुछ रिश्ता है। तो निश्चित रूप से एक सीधे तौर पे प्रधानमंत्री पर जुबानी तौर पर हमला राहुल गांधी ने बोला है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार जो विपक्षी दल हैं जो सेम विचारधारा के हैं, जिनकी विचारधारा मिलती जुलती है, वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इसी के साथ ही अडानी मुद्दे पर चर्चा विपक्ष चाहता है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी के बयान पर भी राहुल गांधी उगेर रहा है। तो निश्चित रूप से सदन की जो कार्रवाई है लगातार हंगामेदार रह रही है। सत्ता पक्ष अलग मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहा है, वही विपक्ष अलग मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। ऐसे में नुकसान कहीं ना कहीं देश के लोगों का हो रहा है, क्योंकि सदन की कार्रवाई चलती है तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण जो विधेयक है उसको पारित कराना होता है। और इस बार भी करीब 26 से ज्यादा विधेयक जो है वो सरकार को पारित कराना था। ऐसे में लगातार जो लोकसभा स्पीकर हैं उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो विपक्ष है वो अपनी मांग रखे, अपनी बातें रखे, सबको बोलने की आजादी है। लेकिन जिस तरीके से संसद भवन के अंदर आपने देखा कि हाथों में तख्तियां लेकर जो विपक्षी नेता थे उन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया। कल की बात करें तो कल ईडी मुख्यालय तक जाने के लिए तमाम विपक्षी दलों के करीब 18 विपक्षी जो दल हैं उनके जो वरिष्ठ नेता है वो सड़क पर थे, यानी कि विजय चौक पर थे। और उनको रोकने के लिए कई लेयर्स में जो बैरिकेडिंग है वो भी लगाई गई थी। और ये भी कहा गया कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है, क्योंकि 144 लगाई है। तो संसद से लेकर सड़क तक लगातार विपक्षी जो दल हैं वो हंगामा एक तरीके से कर रहे हैं पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो। और आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उन्होंने, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं संसद के पटल पर अपना जो जवाब है कहीं ना कहीं मैं दूंगा। ठीक है पीयूष, आप लगातार बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी भवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से नेताओं के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए बीजेपी के तमाम विधायक और सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी सांसद आरके सिंह पटेल और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सहित कई नेता यूपी भवन पहुंचे हैं। अभी जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास इसको लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली दौरे पर है उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और निश्चित रूप से संगठन की नई लिस्ट की अगर हम बात करें उसको लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है कि क्या कुछ संगठन में बदलाव होना है, क्या कुछ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की और संगठन की। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी जो है वो यूपी भवन में रुके हुए हैं। और
लगातार अगर हम बात करेंगे आमतौर पे जब वो रुकते हैं तो इस तरीके से सांसदों और नेताओं को मिलने का जो सिलसिला है वो नहीं होता है। आमतौर पे कुछ लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन आज की बात करें तो आज चूंकि बजट सत्र का दूसरा चरण भी चल रहा है, शायद ये भी वजह है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए यूपी के तमाम बीजेपी सांसद या यूपी के विधायकों की बात करें, कई जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलने आए थे। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, क्योंकि कई नेताओं से जब बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि चूंकि हम लोग दिल्ली में मौजूद थे और पता चला कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, तो शिष्टाचार मुलाकात करने हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जमावड़ा इस तरीके से यूपी भवन में लगा हुआ है नेताओं के, और नेता लगातार आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि जिस चीज के लिए कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो नई सूची आ सकती है संगठन को लेकर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर, तो अब कहीं ना कहीं वो बातें अंतिम चरण में चल रही है। यानी कि किसी भी दिन, किसी भी वक्त जल्द से जल्द जो है वो नामों की घोषणा हो सकती है, जिस पर लगभग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने या संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली को ईडी ने नोटिस भेजा है। 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में ये नोटिस भेजा गया है ईडी की तरफ से। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली को पहले नोटिस में यूसुफ ने दुबई में व्यस्त होने का हवाला दिया था। जांच एजेंसी ने अब दूसरी बार यूसुफ अली को नोटिस जारी किया है। यूसुफ अली को 20 मार्च को ईडी के सामने पेश होना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल और उसके मालिक यूसुफ अली, जिन पर ईडी अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस दौरान यूसुफ अली का कहना था कि वो दुबई में अभी व्यस्त हैं, वो सामने पेश नहीं हो सकते हैं ईडी के, जिसके बाद में अब ये दोबारा नोटिस दिया गया है यूसुफ अली को। 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है और अब ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी यूसुफ अली से, जो कि लखनऊ में सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल के मालिक हैं। 20 तारीख दी गई है, 20 मार्च को ईडी के सामने पेश होना है यूसुफ अली को। देखना होगा कि यूसुफ अली 20 मार्च को पेश होते हैं या अभी भी कोई बहाना बनाते हैं। अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे जुड़ गए हैं संवाददाता। नीलेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इससे पहले भी नोटिस ईडी की तरफ से दिया गया था और तब कहीं ना कहीं उन्होंने व्यस्त रहने की बात ईडी को कही थी कि वो दुबई में व्यस्त है। अब दोबारा से उन्हें नोटिस दिया गया है, 20 मार्च को पेश होना है। क्या लग रहा है आपको, इस बार सामने पेश होंगे या इस बार भी कोई बहाना लगाते हुए नजर आएंगे यूसुफ अली? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लुलु मॉल के जो मालिक हैं यूसुफ अली, उनको इससे पहले भी ईडी ने एक नोटिस जारी किया था। 300 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके बाद ईडी ने इनको तलब किया था, एक नोटिस जारी पहले भी किया जा चुका है। हालांकि उस समय यूसुफ अली ने कई जो है बहाने बनाकर बचने का प्रयास किया। उसके द्वारा दलील दी गई थी कि वो दुबई में है, काम में व्यस्त है, इस वजह से ईडी के नोटिस पर वो समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ठीक बाद आज फिर से एक नोटिस जारी हुआ, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि अगर 30 तारीख को वो ईडी के सामने पेश नहीं होते तो आगे ईडी की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा आरोप है कि 300 करोड़ रुपए का जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनके ऊपर लगा है। और यूसुफ अली की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर तमाम बड़े मॉल के मालिक हैं, साथ ही साथ विदेशों में, चाहे वो दुबई हो, सऊदी अरब हो या फिर और जो दूसरे देश हैं, वहां पर भी इनके बड़े काम चलते हैं। ऐसे में 300 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल कर सामने आया है, वो कहीं ना कहीं यूसुफ अली की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि इससे पहले जब लखनऊ में लुलु मॉल की ओपनिंग हुई, उसके बाद काफी विवादों में घिरा रहा लुलु मॉल, चाहे वो जो सीढ़ियां हैं उसमें बच्चे के फंसने की बात रही हो, या फिर लुलु मॉल के अंदर जो है एक ही समुदाय को नौकरी देने की बात रही हो, या फिर लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की बात रही हो। उन तमाम चीजों को लेकर लगातार विवादों में रहा है लुलु मॉल। एक बार फिर से अब ईडी की कार्रवाई के लिए लुलु मॉल के जो मालिक हैं वो तैयार रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने दूसरा नोटिस समय रहते ही जारी किया है, उससे ये साफ होता है कि आने वाले दिनों में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई का दौर देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश।
और इसी के साथ चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब संभल की, जहां पर कोल्ड स्टोर की छत ढहने के मामले में अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा दें। इस मलबे में लगभग 30 लोगों के दबे होने की आशंका अब तक सामने आई है। कुछ लोगों को सही सलामत बाहर भी निकाला गया है और मौके पर गुस्साए जो लोग हैं वो भी काफी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और पुलिस के तमाम अधिकारी इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद हैं। घटनास्थल पर भीड़ को हटाने का प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव काम जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि राहत बचाव कार्य में थोड़ा तेजी लाई जाए। एसडीआरएफ की टीम वहां मौके पर पहुंच चुकी है। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर भी मौके पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 30 लोगों के दबे होने की आशंका, जिसमें से कई लोगों को अभी फिलहाल निकाल लिया गया है और बाकियों को निकालने की भी जद्दोजहद लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है। संभल में कोल्ड स्टोर जो धराशायी हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कोल्ड स्टोर का जो चैम्बर है वो अचानक गिर गया और इस चैम्बर में करीब 30 से ज्यादा मजदूर दबे हैं, जो इस वक्त बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है। संभल बताइए बॉर्डर पर आलू से भरा हुआ ये कोल्ड स्टोर था जो कि गिरा और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आलू की जो बोरियां हैं वही वहां पर नजर आ रही हैं। चैम्बर में दबे मजदूरों को निकालने का काम इस वक्त लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, साथ ही पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, अधिकारी वहां पर मौजूद है। कई ट्रैक्टर और काफी संख्या में मजदूर इस हादसे में दबे हैं। कई लोगों को निकाला जा चुका है और बाकियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। तो दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि यूपीसीएल हमारी बात नहीं सुन रहा है। बोनस देने की बात थी लेकिन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मियों को पदोन्नति का मामला है, निविदा संविदा कर्मियों को एक समान वेतन से इनकार कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि अनपरा और ओबरा प्लांट का गलत हस्तांतरण हो रहा है। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि आज रात 10 बजे से लेकर 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक काम छोड़कर हट जाएंगे। 72 घंटे हम काम पर नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी बिजली कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अरेंजमेंट है तो पहुंचेगी, हम अपनी ओर से बंद नहीं कर रहे हैं। कोई व्यवस्था ऑटोमेटिक बंदी हो जाएगी, आप बंद करें ना करें? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बंद कर रहे। ऊर्जा मंत्री जी का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जो रवैया है पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन का, जो रुख है उनका समझौते के प्रति, बड़े भारी मन से हमें कहना पड़ रहा। हम मजबूर हैं रात को 10 बजे से हड़ताल पर जाने के लिए। उसके बाद हम सारी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। अभी हम 72 घंटे की हड़ताल है। इन केस एनी एम्प्लॉइज अरेस्टेड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडेफिनिट। जिसका समय नहीं तो मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में 28,000 मेगावाट बिजली की मांग है और 7 रुपये की बिजली इसलिए मिल रही है क्योंकि उत्पादन निगम जो सबसे सस्ती बिजली देता है उसको प्लांट नहीं दिए जा रहे हैं। उसका केवल 4-4.5 हज़ार मेगावाट का उत्पादन है। बाकी 24,000 मेगावाट, सुन लीजिए, बाकी 24,000 मेगावाट बिजली एनटीपीसी से खरीदी जाती है जो उत्पादन निगम की तुलना में महंगी है, और प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जाती है जो उत्पादन निगम की तुलना में 2-3 गुनी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जालौन से संविदा कर्मचारियों के धरने का आज दूसरा दिन है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दूसरे दिन कहीं ना कहीं इसका असर दिखने लगा है। 24 घंटे से विद्युत सेवा ठप होने के चलते ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने रोड जाम करके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई है। अब भेड़गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने रोड जाम करके मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और पुलिस सूचना मिलने पर वहां पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। कोच कोतवाली क्षेत्र के भेड़ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जालौन से बड़ी खबर, संविदा कर्मचारियों के धरने का आज दूसरा दिन है, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों का भी कहीं ना कहीं ये पूरा जो असर है, जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं उसका असर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से विद्युत सेवा ठप होने के चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने भी रोड जाम करके मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं।
अगली महत्वपूर्ण खबर है फतेहपुर से। अतीक के करीबी रहे अतहर मियां के बेटों के घर पे बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। पूर्व प्रधान रहमतुल्लाह और मोहम्मद जर्जर उल्लाह के घर पर यह बुलडोजर चला है। अतहर मियां का कुछ महीने पहले उनकी मौत हो चुकी है। पीएससी और पुलिस की मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई की गई। खकरेरू थाने के रहमतपुर कुल्ली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। इसमें दिख रहा है कि घर के बाहर एक महिला तख्त पर बैठी है। तभी बाइक पर दो बदमाश आते हैं। एक बाइक पर बैठा रहता है और दूसरा बाइक स्टार्ट रखता है। तभी पीछे बैठा बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास जाता है और महिला के गले से चैन खींचने लगता है। पहली बार में वो असफल हो जाता है, महिला गिर पड़ती है। तभी मौका पाकर दूसरी बार में वो चैन खींच लेता है और बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। घटना लोनी क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी में बुधवार शाम की बताई जा रही है। थाना लोनी बॉर्डर के इंद्रापुरी चौकी के अंतर्गत एक महिला से चैन स्नैचिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा टीम का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के द्वारा लुटेरों की पहचान की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, देखिए ये वीडियो इस वक्त सामने आया है, क्या इस वीडियो के आधार पर पुलिस अभी तक किसी आरोपी तक पहुंच पाई है, क्योंकि इसमें बाइक भी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात करें, गाजियाबाद में बदमाशों का हौसला बुलंद है और इसका ताजा उदाहरण यह है कि घर के बाहर बैठी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जबकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घर के बाहर एक ताजा मामला लोनी की बॉर्डर थाना लोनी बॉर्डर का मामला है, जहां घर के बाहर बैठी महिला के पास एक युवक आता है और चैन छीन के भाग जाता है। तो देख सकते हैं तस्वीर में कितने आराम से वो युवक आता है और चैन छीन के भाग जाता है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद है। ठीक है, शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ में फोन लाइन पर डीसीपी रवि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि जी, देखिए ये वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं, यहाँ पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि तख्त पर जो अपने घर के बाहर ये महिला बैठी है उससे चैन खींचने की पूरी वारदात इस वक्त सामने आई है। जी हाँ, ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। हम लोगों ने और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के पुलिस ने कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है और टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को का भी चिन्हीकरण किया है। जल्दी इसमें अपराधियों की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रवि जी, लेकिन आए दिन इस तरीके के वीडियो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, क्योंकि इस तरीके के केसेस ये कोई पहला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और खासतौर पर गाजियाबाद से। नहीं, देखिए वीडियो जो है उससे वीडियो से पुलिस को हेल्प मिलती है और सीसीटीवी फुटेज होने के कारण ही ये वीडियो प्राप्त भी हुआ है और इस आइडेंटिफिकेशन से हम लोगों को हेल्प मिलती है कि हम लोग क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करें और कार्रवाई करें। और ये आप निश्चिंत रहें कि जो है गाजियाबाद पुलिस पूरी संवेदनशील है और हमारी हमेशा चेकिंग और कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। जो भी अपराधी हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन अपराधियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया रवि जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर जोर आजमाइश जोरों पर है। सभी सियासी दल जुट गए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में अपनी दमदारी दिखा सकें। सपा, बसपा, कांग्रेस सभी अपने अपने एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतर सके हैं। वहीं फिलहाल इसी जोर आजमाइश के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वांचल के दो नई नवेली पार्टियों की खबर जो एक दूसरे को खत्म करने पर आमदा है। खास बात यह है कि इसमें एक दल बीजेपी के साथ सरकार में हिस्सेदारी ले चुका है तो दूसरा धीरे धीरे बीजेपी के करीब आ रहा है। पेश है लखनऊ से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे की ये खास रिपोर्ट। पूर्वांचल की सियासत में हमेशा से राजनीतिक बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है और आज हम आपको ऐसे ही दो सियासी पार्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बीच पूर्वांचल में तलवारें खींच चुकी हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी, ये दोनों दल बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर के आए हैं। 2022 के चुनावों में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तकरीबन 10 से 12 जिलों में खासा नुकसान पहुंचा चुके हैं। वहीं संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर
2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा की 11 सीटों पर काबिज हो जाते हैं। फिलहाल आज कहानी इन्हीं दो सियासी दलों की, जिनके बीच एक जंग छिड़ी हुई है कि कौन कितना जल्दी किसको खत्म कर दे, क्योंकि जिसे जितना नुकसान पहुंचाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उतना ही मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले यूं तो सभी सियासी दल चुनावी मोड में आ गए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी के दो सियासी दल एक दूसरे को बर्बाद करने पर उतारू हो गए हैं। हम बात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस की नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत कम समय में यूपी में अपनी खास पहचान बना लेने वाले निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां बहुत कम समय में बड़ी तेजी से ऊपर आई हैं और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी तक के लिए यूपी में चुनौती बन गई हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तो वर्तमान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की 2017 वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और फिर उपेक्षा और अनदेखी का आरोप लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अब राजभर की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई हैं। ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आने को बेकरार हैं। उनकी बेकरारी तमाम सार्वजनिक मंचों पर देखी जा सकती है। बहुत सारे राजनेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ओहदा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनकी नज़दीकियां डॉक्टर संजय निषाद को खटकने लगी हैं। अभी हाल में ही लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ नेताओं को डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी में सदस्यता दिलाई, दिखाने की ऐसी कोशिश की कि मानो पूरा का पूरा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो नेता और कार्यकर्ता है वो टूटकर निषाद पार्टी में जुड़ गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दल इस बात से परेशान हैं कि अगर 2024 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो शायद 2024 के बाद दोनों दलों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। पूर्वांचल में वैसे भी बाहुबलियों का अच्छा खासा सियासी प्रभाव रहा है और इसी राजनीतिक वर्चस्व को लेकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद आमने सामने हैं। संजय निषाद के पास मौजूदा वक्त में पूर्वांचल में 11 विधानसभा सीटें हैं और ओम प्रकाश राजभर के पास 6 सीटें। 11 सीटें लेकर संजय निषाद के पास कैबिनेट मंत्री का ओहदा भी है। उधर राजभर 2022 में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पूर्वांचल के 12 जिलों में पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब सपा से तलाक लेकर बीजेपी के पाले में आने के लिए बेकरार हैं। बस अब यही वजह है कि डॉक्टर संजय निषाद को राजभर से डर सताने लगा है और खुद को गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहने वाले संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर के रास्ते में कांटे उछाने में लग गए हैं। और उधर ओम प्रकाश राजभर इन सब झंझटों से दूर चुपचाप अपने वोटरों को साधने में जुटे हैं, जिससे कि वो उसका पूरा सियासी फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठा सकें। दो बिल्ली और बंदर की कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें दो बिल्लियां एक रोटी के टुकड़े के लिए एक बंदर के पास बंटवारे के लिए जाती हैं और उनकी लड़ाई में जो रोटी का वो टुकड़ा होता है वो बंदर खा जाता है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी है, पूर्वांचल की राजनीति में भी है और इन दोनों सियासी दलों की लड़ाई में भी ऐसी ही कुछ स्थिति दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि ये दोनों सियासी दल अपना सियासी वर्चस्व बनाने के लिए आपस में लड़ते रहें और इनका जो पूरा का पूरा सियासी फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर चली जाए। लखनऊ से कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।